Hello student, welcome back in Hindi class. I hope you all are fit and fine at your home. So we are start our topic and our topic was first chapter and its name भाषा और व्याकरण. आज भाषा व्याकरण हम पूरा कर चुके थे चैप्टर. पहले एक फटाफट से उसका ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे ताकि जो कुछ हमने पढ़ा है उसको हम देखें कि हमें कितना उसे समझ आया और कितना समझ नहीं आया. ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा भाषा और व्याकरण. रिवीजन इसका कर लेते हैं हम. ठीक है, तो हमने देखा था कि भाषा क्या होती है. सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि भाषा क्या होती है. तो हर व्यक्ति के मन में कुछ विचार होते हैं, कुछ भाव होते हैं और उन विचारों और भावों को वो दूसरों के सामने प्रकट करता है, दूसरों को बताता है. यही जो भाव है, विचार है, यही उसके जो है भाषा के रूप में एक दूसरे के सामने प्रकट होते हैं. तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं. सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं. आदान का मतलब होता है लेना और प्रदान मतलब देना. ठीक है, मतलब विचार, किसी ने हमें कुछ बोला, हमने उसे सुना, तो वो तो हम ग्रहण कर रहे हैं, उसके विचार को ले रहे हैं. और हमने कुछ बोला, किसी दूसरे ने सुना, तो वो हमारे विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, यानी हम उसे दे रहे हैं. तो इस तरह से जो भाव है ये लेना और देना इसमें चलता रहता है. हम किसी के भाव को सुनते हैं तो ग्रहण करना, और जब हम किसी को अपनी बात बताते हैं तो वो उसको देना. इस तरह से हमने देखा कि भाषा की परिभाषा क्या होती है. उसके बाद हमने देखा था कि भाषा के कितने भेद होते हैं. तो हमने बात की थी कि भाषा के जो है वो मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. लेकिन एक और भी रूप होता है जिसे हम मुख्य रूपों में काउंट नहीं करते हैं, बट भाषा का रूप वो भी होता है. बहुत सारी बुक में आप इसे अलग से मिलेगा, आपको किसी किसी बुक में नहीं भी मिलेगा. तो आपको इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है. जब आपके से क्वेश्चन किया जाता है कि भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं, तब आप दो ही रूप बताएंगे. और वो दो रूप कौन कौन से हैं, तो वो दो रूप हो जाते हैं हमारे मौखिक भाषा और लिखित भाषा. पहला हो जाता है मौखिक भाषा और दूसरा हो जाता है लिखित भाषा. इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले. और जो तीसरी भाषा जो मुख्य भाषा में नहीं आती है, वो आती है हमारी सांकेतिक भाषा. उदाहरण आपको इसका हमेशा याद रखना है, और मैंने आपको इसका एक अच्छा सा उदाहरण बताया था कि ट्रैफिक लाइट हम इसमें ले सकते हैं. जो सांकेतिक भाषा है इसमें हम ट्रैफिक लाइट को ले सकते हैं. ट्रैफिक लाइट जो है सांकेतिक भाषा का सबसे बेस्ट उदाहरण है, बेस्ट एग्जाम्पल है. मौखिक भाषा की बात करें तो जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है. और अगर हम लिखित भाषा की बात करें तो यहाँ हम बोलकर अपनी बात नहीं कहते, बल्कि सामने वाले को अपनी बात जो है वो लिखकर समझाते हैं, वो हमारी लिखित भाषा हो जाएगी. उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है इतने बड़े देश में जहाँ इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो ऐसी कोई भाषा ढूंढी गई जिसको हर व्यक्ति कम से कम बोल नहीं सके तो एटलीस्ट उसे समझ सके. तो इस तरह से जो भाषा सामने आई वो थी हमारी हिंदी भाषा. क्योंकि हिंदी जो है वो हमारे देश में बहुतायत में बोली जाने वाली भाषा है. हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल जो है हमारी कंट्री के, वो हिंदी भाषा को यूज करते हैं. तो फिर हिंदी भाषा को ही हमारी क्या बना दिया गया, राजभाषा बना दिया गया. यानी जितने भी हमारे राजकीय कामकाज होते हैं वो सारे किस में होंगे, राजभाषा में होंगे. और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया 14 सितंबर 1949 में हिंदी को जो है राजभाषा घोषित कर दिया गया. ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा होगी. और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ जो मेन क्वेश्चन, आपको दो क्वेश्चन यहाँ निकलते हैं. पहला क्वेश्चन निकलता है हिंदी को राजभाषा घोषित कब किया गया, तब तो हो जाएगा
14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ आपको छोटी सी जो बात है वो याद रखने की ये है कि आप मान लीजिए आपका जन्म कब हुआ, कोई आपसे पूछे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, DOB क्या है आपकी, तो आप क्या बोलेंगे। मान लीजिए आपकी 14 सितंबर ही है तो आप बोलेंगे 14 सितंबर 2009। इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देंगे। लेकिन अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि आपका बर्थडे कब आता है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट योर बर्थडे, तो आप आंसर करेंगे 14 सितंबर। अलग अलग चीजें हैं दोनों। आप पैदा कब हुए और आपका जन्मदिन कब आता है, दो क्वेश्चन है हमारे पास। आप पैदा हुए उसमें आप अपना सन भी बताएंगे कि आप कब पैदा हुए थे, है ना। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि आप अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हैं तो वहां पर आप सिर्फ डेट बताएंगे विद मंथ। तो सेम क्वेश्चन हमारा यहाँ बनता है कि राजभाषा घोषित कब किया गया। भाई जैसे आप एक ही तो सन में पैदा हुए थे, 2009 में आप पैदा हुए, उसके बाद हर 14 सितंबर को आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया, वो एक बार कर दिया गया। उसके बाद हर साल हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर हिंदी डे का हो जाएगा 14 सितंबर। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको रिप्लाई भी उसी तरीके से करना होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें याद रखना होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि हिंदी का जो है विकास किस तरीके से हुआ। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया था कि हम छोटे बच्चे से समझ सकते हैं कि कैसे हिंदी का विकास हुआ होगा या कैसे किसी भी भाषा का विकास होता है। तो हमने बात की थी यहाँ पर कि सबसे पहले आपस में लोग बातें नहीं करते थे, सिर्फ इशारे करते थे और मतलब एक तरह से कहें हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे, इशारे करके अपनी बातें एक दूसरे को समझा देते थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मुंह से कुछ ध्वनियां निकालनी शुरू की और धीरे धीरे उन्हीं ध्वनियों से फिर जो है वर्ण बने और वर्णों से शब्द बने। इस तरह से मौखिक रूप जो है वो प्रचलन में आया और धीरे धीरे उसके बाद फिर लिखित भाषा जो है वो प्रचलित हुई। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि किस तरह से जो है भाषा का विकास हुआ। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे देश के लगभग 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर अपनी राज्य की कोई भाषा नहीं है और इन सभी 10 राज्यों में हिंदी जो है वही वहां की राजकीय भाषा के रूप में है। अगर इन राज्यों की बात करें तो है MP है, ठीक है, और दिल्ली है, हरियाणा, राजस्थान, इस तरह से ये 10 राज्य हैं। और इन 10 राज्यों में जो है ये भाषा बोली जाती है हिंदी। बाकी के जो राज्य हैं जैसे केरल में मलयालम हो गई, कर्नाटक में कन्नड़ हो गई और आपके तमिलनाडु में तमिल भाषा हो गई। तो हर राज्य की अपनी भाषा है, लेकिन ये इस तरह के 10 राज्य हैं और इन 10 राज्यों में हिंदी ही भाषा बोली जाती है। और ये 10 राज्य की अगर बात करें तो MP हो गया, UP है और छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड है, बिहार, ये जो स्टेट है इनमें हिमाचल प्रदेश, ये 10 राज्य हैं, इनमें हिंदी ही जो है बोली जाती है। आप इन्हें इजीली याद कर सकते हैं। तीनों तो आपके जो AP, HP, UP हो गए, ठीक है, MP, UP और HP, 3 तो ये याद हो जाएंगे। 3 हमारे जो आस पड़ोस के जो स्टेट है दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, ये हो गया। उसके बाद ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ठीक है, और झारखंड। देखिए बिहार और झारखंड पहले एक ही राज्य था, बिहार से झारखंड अलग हुआ। ऐसे ही ये हिमाचल से उत्तराखंड अलग हो गया और ये
छत्तीसगढ़, ये जो स्टेट है, इन स्टेट में हिंदी भाषा बोली जाती है। चलिए, उसके बाद हमने बात की थी व्याकरण की। व्याकरण वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। फिर विभागों की बात की थी हमने कि व्याकरण के जो है 3 विभाग हमने देखे थे, और वो 3 विभाग थे हमारे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब हम बात, ये तो हो गया हमारा क्विक रिवीजन जो हमने चैप्टर पढ़ा था। अब बात करते हैं इनके प्रश्न उत्तर की। तो आपको प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में नहीं करने हैं, ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। बुक में आपके स्पेस भी है इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, और आप इन्हीं में ही ये कर लेंगे, और आप फिर इनके आंसर्स मुझे भेजेंगे अपनी बुक में करके, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं? और मैंने अभी बताया था आपको, ये प्रश्न हमारा भाषा किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा वह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। Now I will not write the answer, questions. I will write all the answers. You will fill in your book. Okay. Second question is भाषा के कितने रूप होते हैं? तो मैंने आपको बताया था भाषा के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो है वो है हमारा कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो हम यहाँ तीनों रूप काउंट करेंगे और आंसर हो जाएगा हमारा भाषा के 3 रूप होते हैं। अगर यहाँ पर मुख्य शब्द जुड़ा होता तब हम 2 लिखते, हालांकि बुक में नहीं है, बट आपको इसकी नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया है। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन है भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 5 भाषाओं के नाम हमें लिखने हैं। तो सबसे मेन जो हमारी राजभाषा है हिंदी, वो लिख देते हैं। उसके बाद आपकी हो गई मलयालम जो केरल में बोली जाती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु, कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़। उसके बाद है आपकी तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल। 5 भाषाएं बोली पूछी है हमसे, तो 5 भाषाएं हो गई हमारी हिंदी, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, इसमें पूछा गया है कि हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा क्यों है। भाई हिंदी जो है वो ऐसी भाषा है जिसे हमारे देश के अधिकांश लोग बोलते और समझते हैं, इसीलिए हिंदी को क्या बनाया गया, राजभाषा बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के अधिकांश लोग हिंदी को बोलते व समझते हैं, अतः हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भी ऐसी जिस भाषा को देश के ज्यादातर नागरिक समझ सके, उसे बोल सके, तभी तो राज के काम काज जो होते हैं वो उन्हें समझ आएंगे। इसीलिए हिंदी को फिर राजभाषा के रूप में चुना गया। और अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, व्याकरण किसे कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा व्याकरण किसे कहते हैं। तो उत्तर
आंसर हो जाएगा व्याकरण वह शास्त्र है, वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराए उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर चिन्ह लगाने हैं। आई होप दैट यू ऑल नो द आंसर बिकॉज वी हैड ऑलरेडी डन दीज क्वेश्चंस 2 टाइम। पहले चैप्टर जब पढ़ा तब भी मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की, अभी दोबारा एक्सप्लेन कर दिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है इन क्वेश्चंस के आंसर, जब मैं क्वेश्चन बोलूंगी तो आप अपने आप आंसर भी रिप्लाई करते रहेंगे अपने मन में। पहला है भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं। देखिए शब्द जुड़ गया है मुख्यतः, तो आपको पता है कि अब हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलिए जी। आंसर हो जाएगा हमारा 2 रूप है जो हमारे लिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो कै का आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। फिर ख है टीवी पर समाचार सुनना एवं अखबार पढ़ना भाषा का रूप है। देखिए टीवी पर हम समाचार सुन रहे हैं तो ये कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा। और हम अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार एक लिखी हुई चीज होती है और लिखी हुई चीज को पढ़ना जो है वो लिखित भाषा कहलाता है। तो फिर हमारा ऑप्शन दोनों ही आना चाहिए, लिखित भाषा भी और मौखिक भाषा भी। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 3rd, दोनों भाषा। ओके, नेक्स्ट है व्याकरण के मुख्यतः विभाग। अभी भी बात की हमने, जो व्याकरण है उसके 3 विभाग होते हैं। अपने मन में बोलकर देखिए वो 3 विभाग कौन कौन से होते हैं। और मैं आंसर लिख रही हूँ यहाँ पर, 3 जो ऑप्शन है वो हमारा सेकंड में है। ठीक है, 3 विभाग हमारे, आप कमेंट करके बताना 3 विभाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। तो अभी अभी हमने, और आंसर सामने भी है कि वह शास्त्र जो हमें भाषा का शुद्ध रूप के ज्ञान कराता है वो क्या कहलाता है, व्याकरण। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। इस तरह से हमारे ऑप्शन हो गए 3rd, सेकंड। ये आपके राइट ऑप्शंस हो जाएंगे। अब इसके बाद है रिक्त स्थान फिल करने हैं हमें, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला जो ब्लैंक है वो है डैश के द्वारा व्यक्ति अपने भाव को प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को जानता है। तो हमें, हमारा चैप्टर ही है वही भाषा। तो भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को जानता है। फिर पत्रों में हम डैश भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम पत्र लिख रहे हैं तो फिर कौन सी भाषा हो गई, सिंपल सी बात है लिखित भाषा हो गई क्योंकि हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है डैश भारत की राजभाषा है, तो बात हो चुकी है इसके ऊपर। हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अधिकतर डैश भाषा बोली जाती है। अभी अभी बात की थी हमने एचपी और एमपी यूपी तीनों स्टेट में जो है वो हिंदी भाषा अधिकतर बोली जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी। फिर है डैश में हम भाषा के शुद्ध नियम जो सीखते हैं। तो किसमें सीखते हैं हम, व्याकरण में भाषा के शुद्ध नियम सीखते हैं। और लास्ट जो है फिलिप्स का क्वेश्चन हो जाएगा मौखिक भाषा का आधार डैश है। तो मौखिक जो भाषाएं होती है वो किससे, ध्वनियों से आई। तो आधार क्या हो गया इसका, ध्वनिया। ये हो गए हमारे फिलिप्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि भाषा का कौन सा रूप जो है इनमें प्रयोग हो रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके हमें रूप पहचानने हैं। मैं जब आंसर लिखती हूँ उससे पहले आप अपने आप आंसर बोल कर देखना कि क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है। चेक करना अपने आप को कितनी नॉलेज आपने गेन की इस चैप्टर से। तो पहला जो है समाचार पत्र पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना। अब वही बात आ गई, समाचार तो लिखे हुए हैं ना, तो लिखी हुई चीज को पढ़ रहे हैं। तो फिर ये कौन सी भाषा है, लिखित भाषा है।
तो फर्स्ट का आंसर हो गया लिखित भाषा। फिर है पत्र लिखना। अब लिख ही रहे हैं तो फिर तो ये अपने आप से ही लिखित भाषा हो गई है। उसके बाद भाषण देना। कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोलकर आपको बता रहा है, भाई तो भाषण देना होता है। और बोलना क्या हो गया फिर? मौखिक भाषा। उसके बाद है बच्चों को शामपट पर लिखकर पढ़ाना। मैं लिख रही हूँ, लिखकर शब्द जहाँ आ गया वो तो अपने आप से ही लिखित भाषा हो गया। ठीक है, तो अभी जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा है। फिर है रेडियो पर गाने सुनना। वहां पर कोई चीज आपके सामने लिखी हुई है क्या? नहीं है, तो रेडियो पर जो गाने सुनना है वो हमारी मौखिक भाषा का एग्जाम्पल है। और लास्ट जो है वो है कॉपी में कहानी लिखना। फिर से लिखना शब्द आ गया, यानी कि ये कौन सी भाषा हो गई? वेरी गुड, सभी ने करेक्ट आंसर बोला। ठीक है, लिखित भाषा, क्योंकि जहां पर लिखना शब्द आ जाएगा वहां पर हमारी लिखित भाषा ही होगी। तो ये हो गई है आपकी एक्सरसाइज। छोटी सी एक्सरसाइज थी, बट उम्मीद करती हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरे आंसर कराने से पहले आप लोगों ने आंसर कर भी लिए होंगे, बिकॉज यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर और अपना काम जो है वो टाइम पर और अच्छे अच्छे सुंदर हैंड राइटिंग में करना। ओके, थैंक यू।